सर आपने कहा कि मीर साहब पे भी इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। सर किस तरह के इल्ज़ामात हैं? ये अब आप मुझसे एक हद क्रॉस करवा रहे हैं। नहीं सर कुछ कुछ आपके देखिए ना, होगा। उनके भी हवाले से अफगानिस्तान के हवाले से जो उन्होंने ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू छापा था हुँ, किताब में, हुँ, उसके हवाले से भी हैं कि जो कहा किसके कहने पे किया था उन्होंने। कोई कहता है कि जी लिखा लिखा ड्राफ्ट आया था, ओके। एंड सो ऑन एंड सो ऑन, बात तो बहुत सर दूर किसके निकल कहने पे जाएगी। किया था वो? किसके कहने पे किया था वो इंटरव्यू? अमेरिका कौन लड़ रहा था वहाँ? अमेरिका के कहने पे हुआ था। क्या मैंने कहा, ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर। तो ये जो आपने बात की है कि जो इंटरव्यू था उसामा बिन लादेन, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्रेडिट यही है कि उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू करना। लेकिन आपने ये ड्राफ्ट उन्हें लिखा हुआ आया कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इनकी ना कोई मुलाकात हुई थी, उसामा बिन लादेन के साथ। और ना ही कोई इंटरव्यू इन्होंने बराह रास्त लिया था। हुँ, ये लोग कहते हैं। हुँ। मैंने आपको ये बताया कि जो जिस तरह का इल्ज़ाम उन्होंने नजम सेठी पर लगाया है, नहीं लगाना चाहिए था उनको। अच्छा सर हमें हामिद मीर लगते हैं जैसे वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो तो कुछ लिखते भी एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं, कहना तो दूर की बात है। आप बताएँ आपको कितने वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट लगते हैं? ये आज आपकी मुलाकात मेरी हामिद मीर के बारे में है या आप नहीं, नहीं ये बात छिड़ गई, आप बात कर रहे हैं तो नहीं, मैंने कहा ये लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। नहीं आप क्या कहते हैं? आप एक सीनियर तजज़ियाकार हैं। आपकी जो राय है वो एक अहमियत की हामिल है। आपके नज़दीक क्या है? देखिए, मेरा मेरा ख्याल ये है कि प्रोमिनेंस जिस भी जर्नलिस्ट को मिले, हुँ। उसके बारे में सच्ची झूठी कहानियां जो है वो गढ़ी जाती रहती हैं। बिल्कुल इसमें आप इशारतन ये कहना चाह रहे हैं मैं आगे चल पड़ूँ। हाँ, नहीं, मैं इसलिए इसे यहाँ रोकना चाह रहा हूँ हाँ, राइट कि सर। कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं वो लोग जो प्रोमिनेंस में आते हैं, हुँ, और उनके बारे से बहुत कहानियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं। नजम सेठी भी लाइमलाइट में है, बहुत बेशक। सीनियर आदमी है, हुँ। हमारे दिल में बड़ा एहतराम है उनका। तो उनसे ये तवक्को करना कि वो मोसाद के एजेंट हैं, ये बहुत घिनौना इल्ज़ाम है, नहीं हुँ। लगाना चाहिए था। सर बीएलए की जानिब से पंजाबियों का कत्ल, अब तो ये आम सी बात बन चुकी है। अगर कोई कत्ल होते भी हैं तो उसको उस तरह जैसे जैसे पहले था कि हाइप मिलती थी, अब तो वो नॉर्मल सी बात बन चुका है। लेकिन हम सोशल मीडिया पे पंजाबियों के कुछ वीडियोज़ देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं कि जो कहते हैं कि हम कब तक पंजाबी लाशें उठाते रहेंगे। तो सर अभी हमने फील्ड मार्शल साहब का भी सुना कि अभी हमें कोई सख्त रद्द-ए-अमल करना होगा इनके खिलाफ। तो क्या सर ऑपरेशन होने जा रहा है? इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर मैं आपको उनकी कन्वेंशन सेंटर वाली तकरीर दोबारा रिकॉल करूं, हुँ, तो उन्होंने कहा था कि ये 1500 से 2000 के करीब लोग हैं हुँ, जो रॉ सपोर्टेड हैं। हुँ। रॉ उनको असला देती है, रॉ उनको पैसे देती है, बीएलए से उनका ताल्लुक है। एक दो और तंजीमों के नाम लिए उन्होंने, बीएफए है, बीएफए जी वो बिल्कुल। भी है। तो उन्होंने कहा था कि इनको हम एलिमिनेट कर देंगे। हुँ, ऑपरेशन उनके खिलाफ हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं उसमें भी। ये जो रिसेंट हमले हुए हैं, ये लास्ट डिच एफर्ट है उनकी तरफ से। ओके। ये जो पंजाबियों के हवाले से बात की, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, इसलिए कि पंजाब का दिल बहुत बड़ा है। पंजाब के हर सड़क, हर कोने के ऊपर आपको कोयटा चाय पराठा मिल जाएगा, आपको हुँ, बलोच सब्जी मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। और किस मोहब्बत और प्यार से लोग वहाँ खाने के हुँ, लिए जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि पंजाब में इसके ऊपर कोई रिएक्शन आज तक हमें देखने को नहीं मिला, और अल्लाह करे कभी मिले भी ना। जो सरफराज भुगटी हैं, मुझे उनसे तवक्को है, वो जिस तरह के नेशनलिस्ट लीडर हैं, और उन्होंने ये जो रिसेंट वाक़या हुआ है हुँ। उसके ऊपर जिस तरह का बयान दिया है, मुझे तवक्को है कि वो इन लोगों तक पहुँचेंगे ज़रूर। इनको एलिमिनेट किए बगैर कोई गुजारा नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। सर वी हैव ऑपरेशन टू तो चल रहा एलिमिनेट है, देम। हाँ, लेकिन अब किस तरह का ऑपरेशन है? ये जो कोर कमांडर की मीटिंग हुई है 1 दिन पहले, उसमें फितनतुल हिंदुस्तान के बारे में क्लियर कट था कि हम कोई कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या मेरे बड़ा ख्याल हो से सकता है सर? ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब और रद्दुल फ़साद की तरह का ऑपरेशन होगा। लेकिन सर जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, जेयूआई ले लीजिए, आप पीटीआई ले लीजिए, वो तो मुखालिफ है इस ऑपरेशन की, इस तरह के पहली ऑपरेशन बात तो की। ये है कि वो मुखालिफ हैं उस ऑपरेशन के जो ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, विच इज़ हुँ, इस्तेहकाम पाकिस्तान जी, जी। प्रोजेक्ट। उनको जिस चीज़ का ख़तरा है, पीटीआई के जो कंसर्न है वो ये है कि जिन लोगों को उन्होंने ला के बसाया था यहाँ, हुँ, हुँ, शायद ये हाथ उन तक भी पहुँचेगा, जो उनके वोटर भी हैं, जो उनके सपोर्टर भी हैं। लेकिन इस कंसर्न को एक तरफ रख के अगर आप पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के हवाले से सोचें, तो नो बडी इज़ आवर फ्रेंड हु इज़ अगेंस्ट पाकिस्तान। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक बड़े ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत है। एरियाज़ हैं वहाँ पर बलूचिस्तान में जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन है, वहाँ जिसको कहते हैं ना, एक्सटेंसिव ऑपरेशन करना पड़ेगा,
रोड टू रोड, रूम टू रूम, हाउस टू हाउस, हम्म, तब जाके इनकी स्कैनिंग होगी, तब जाके ये फितना जो है काबू में आएगा। अब देखते हैं कि मिलिट्री की लीडरशिप जो है वो क्या फैसला करती है। आपने ठीक कहा कि कल की कोर कमांडर की मीटिंग जो थी उसमें बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म बिल्कुल। का रवैया और एटीट्यूड हमने देखा है। देखते हैं कि अब ये ऊँट किस करवट बैठता तो है। ये अफगानिस्तान के लिए दरवाजे खोलना, मेहमान नवाजी के लिए हाथ फैलाना, इसने नुकसान नहीं पहुंचाया हमें? हाँ, बस इमरान खान साहब उसकी तो अभी भी कीमत हक हम में है कहीं ना कहीं। कई दहाइयों से वो हम्म, कीमत हम अदा कर रहे हैं, हम्म, और इनके दौर में उसमें और ज़्यादा अरूज उसको हासिल हुआ हम्म, जब वो प्रेसिडेंशियल पार्डन्स दी गई उन लोगों को जिनको सजाएं हुई भी थी यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के हवाले से। फिर खुद खान साहब ने बैठ के कहा कि 40,000 के करीब हम लोग ला के बसा रहे हैं, जिनमें से 8-10,000 के करीब वो कहते हैं जंगजू हैं, मगर वो भी ठीक हो जाएंगे। तो जब आप इस तरह के काम करेंगे, जेलें तोड़वाएंगे, वहाँ से आप वो फरार करवाएंगे। आपको याद होगा DI खान की जेल जी जी और बिल्कुल। मरदान की जेल टूटी थी। तो अनफॉर्चुनेट है ये, हमें इन ऐसे लोगों को ना स्पॉन्सर करना चाहिए, ना इनकरेज करना चाहिए। वो जो पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ हैं वो हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं। तो एनीवे दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम तो करते हैं कि हमारी फ़ौज जो है वही हमारी जान इनसे छुड़वा सकती है। सियासी हुकूमतों के बस की बात नहीं है। सर अब तक की इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी, अगर सतह गुर्बत से देखें तो 40% लोग नीचे आ चुके हैं। बेरोज़गारी भी तकरीबन 5 साल पहले 6.5% थी, अब 22% हो गई है। लेकिन हमने देखा महंगाई की जो शरह है वो 23% से कम होकर 4.6 पे आ गई है। सर महंगाई की शरह तो कम हुई है लेकिन बाकी चीज़ें बढ़ चुकी हैं और आम आदमी अभी भी शिकवा ही करता है कि हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं हो रहा। तो सर आप इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? देखिए, इस गवर्नमेंट को जो दो बड़े चैलेंजेस थे, हम्म, एक थी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम्म, और दूसरी थी आइसोलेशन इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड। अगर आप प्योरली इनको इन दो चीज़ों पर परखें तो आप उनकी परफॉर्मेंस को अगर एक्सीलेंट नहीं तो रिमार्केबल ज़रूर कहेंगे। ओके। कोई दो राय नहीं इसके बारे में। क्योंकि आप ये देखिए कि IMF के बारे में खतूत लिखे गए, मुजाहरे किए गए उनके हेड ऑफिस के सामने कि कर्जा ना दें, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि हम उनसे ऐसी डील करें, ऐसे हालात उनको दिखाएं कि वो कर्जा मिला। हमारे दोस्तों के बारे में कहा गया कि जाएंगे वहाँ तो जूतियाँ पड़ेंगी इनको, अब इस दफा कोई मुंह नहीं लगाएगा। उसी सऊदी अरब ने रोल ओवर किया, उसी चाइना ने रोल ओवर किया, उसी UAE ने रोल ओवर किया, एंड सो ऑन, एंड अब वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए भी आ रहे हैं। तो इस एतबार से तो इनकी परफॉर्मेंस जो है इज रिमार्केबल। राइट। बात आपने ठीक की है कि कीमतें कम करने का मतलब ये नहीं है कि ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी की जिंदगी आसान हो गई है। बिजली के बिल देख लीजिए, गैस की कीमतें बढ़ना देख लीजिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ना देख लीजिए। तो ये मैं ज़रूर आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पर भी आम आदमी की ज़िंदगी इतनी बेहतर नहीं हुई है कि आपको लगे कि मुआशरे में कोई चेंज आई है। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि अगर ये गवर्नमेंट रहती है, स्टेबिलिटी इसमें मज़ीद और आती है, तो ये तवक्को ज़रूर की जा सकती है इनसे कि ये बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर गवर्नमेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से ही गेज की जाती है, एनालाइज की जाती है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। सर बस हम इख्तितामी मराहिल की तरफ जाएंगे। सर हमेशा भारत का नैरेटिव दुनिया भर में मजबूत माना जाता था, समझा जाता था, लेकिन अभी हाल ही में जो जंग हुई, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ, इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी बयानिए को सपोर्ट भी मिली, मजबूत भी समझा गया। सर इसकी क्या वजह थी? क्या हमने स्ट्रेटजी कोई मजबूत बनाई थी इंटरनेशनली फोरम्स पे जाके, हुआ क्या? और इस बयानिए को मजीद कैसे मजबूत किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान के बयानिए के ताल्लुक है, जिसको कहीं पजीराई नहीं मिली है, किसी ने उसको वाई नहीं किया है, किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और एक तरह से हिंदुस्तान आज आइसोलेशन का शिकार है, तो उसका तो क्रेडिट और डिस्क्रेडिट सारा जो है वो मोदी साहब का है। तो उस हवाले से तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि कुछ तो खिजा है बायसे बर्बादी चमन, और कुछ बागबां का हाथ भी इसमें ज़रूर है। पाकिस्तान जंग जीता है। 1971 में जो डिमोरलाइज हुई थी पाकिस्तान आर्मी, दैट पाकिस्तान आर्मी हैज कम आउट ऑफ दैट फेज। वी हैव डिफीटेड एन एनिमी व्हिच इज 5 टाइम लार्जर देन अस। राइट। एक तो व्हेन यू स्पीक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ विक्ट्री, आपका एटीट्यूड बदल जाता है, आपकी टोन बदल जाती है। फिर उसके बाद जो डिप्लोमेसी हुई, जो डिप्लोमेटिक हमने ऑफेंसिव लॉन्च किया, इसको बिलावल भुट्टो साहब ने लीड किया, वो दुनिया भर में गए, दुनिया भर ने हमारी बात सुनी। इससे पहले जंग के दौरान जिन लोगों से हमने राब्ता किया, जिन्होंने हमसे राब्ता किया, उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को माना।
जंग का जीतना और हारना अब छुपने वाली चीज नहीं है। जो डिनायल मोड में थे पहले